नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल नितेश पांडे में। नमस्कार साथियों, मैं रोमेश वर्मा आपके अपने YouTube चैनल नितेश पांडे में आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज आपकी 13वीं क्लास बाल विकास में पियाजे का सिद्धांत, पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में अच्छी तरीके से डिस्कस कराया गया है। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी जाती है। चाहे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इससे पहले आपने थॉर्नडाइक, पावलोव, स्किनर और कोहलर इन सभी के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखेंगे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड। कहाँ के रहने वाले थे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक तो कौन? पियाजे जी। समझ में है? पियाजे जी ने बताया कि विकास का जो प्रारंभ होता है वह गर्भावस्था से होता है। जो विकास होता है बालक में वह गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है, जबकि संज्ञानात्मक विकास जो होता है वह शैशवावस्था से प्रारंभ होकर लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत चलता रहता है। समझ में आया? जो विकास होता है वह गर्भ से स्टार्ट होता है, लेकिन जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह शैशवावस्था से स्टार्ट हो करके जीवन पर्यंत चलता रहता है। इन्होंने क्या बताया? संज्ञानात्मक अवस्था की 4 अवस्थाएं बताई। संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी अवस्थाएं बताई? इंद्रिय जनित गामक अवस्था, या इसे हम कह सकते हैं संवेदी गामक अवस्था, संवेदी पेशी अवस्था, कई नामों से जाना जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक पाई जाती है। दूसरी क्या स्टेज बताई? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्राक प्रचलनात्मक अवस्था, यह 2 से 7 वर्ष। टाइम आप याद रखेंगे कि इंद्रिय जनित गामक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था किस टाइम तक पाई जाती है, किस वर्ष से किस वर्ष तक। दूसरी स्टेज 2 से 7 वर्ष तक। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, और चौथी है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष। याद रहेगा, चारों अवस्थाएं आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए। कोई भी अवस्था, चारों अवस्थाओं के बारे में नहीं पूछा जाता है, कहीं से भी चारों में से कोई एक पूछ ली जाती, बताइए अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बारे में टिप्पणी दीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहली है इंद्रिय जनित गामक अवस्था। तो देखेंगे यह अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि में होती है। इस अवस्था में बालक में प्रत्यक्षीकरण का गुण पाया जाता है। इस अवस्था में बालक के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होने लगता है। वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होने लगता है। इस आयु में बालक शारीरिक रूप से वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखता है, उन्हें उठाता है, हिलाता डुलाता है तथा वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। इन्होंने बताया कि वस्तु स्थायित्व का गुण प्रदर्शित होता है। तो लास्ट लाइन क्या लिखी? वस्तुओं को मुंह में डालकर ज्ञान प्राप्त करता है। वह जानना चाहता है कि यह कैसी, कैसा इसका स्वाद है, कैसी यह वस्तु है। तो स्थायित्व का गुण, वस्तु का स्थायित्व का गुण इस स्टेज में आ जाता है। तो कुछ चीजें आप याद रखेंगे कि जो बालक होता है या धीरे धीरे क्या करना स्टार्ट करता है, वस्तुओं को पकड़कर इधर उधर रखना स्टार्ट कर देता है, उन्हें फेंकता है, हिलाता है, डुलाता है। वह देखना चाहता है, बार बार प्रयास करता है, तभी तो उसको मुंह में उठाकर रखता है। इस तरीके की क्रियाएं करना स्टार्ट कर देता है। समझ में आया? दूसरी क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, एज 2 से 7। क्या बताया था हमने? 2 से 7 वर्ष।
याद रखेंगे, ये चीज जरूर याद रखेंगे, 2 से 7 वर्ष तक। इस अवस्था में दूसरे के संपर्क में खिलौनों से अनुकरण के माध्यम से सीखता है। दूसरों के संपर्क में या दूसरों को देखकर खिलौनों के अनुकरण से उनको दोहराना मतलब होता है, अनुकरण मीन्स के माध्यम से सीखता है। इसीलिए क्या कहा जाता है, इस खिलौने की आयु, इसी अवस्था को कहा जाता है। ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट निकल कर आए, खिलौने की आयु 2 से 7 वर्ष। ये चीज आप याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा, खिलौने की आयु बताइए किस वर्ष में, किस वर्ष से किस वर्ष तक बच्चे को खिलौने की आयु कहा जाता है, खिलौनों का प्रयोग ज्यादा करता है। तो पहला पॉइंट क्या था, दूसरों के संपर्क में आकर के सीखता है, खिलौनों से अनुकरण करके सीखता है, इसीलिए इसे खिलौनों की आयु कहा जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, शिशु गिनती गिनना, रंगों की पहचानना, वस्तुओं को क्रम से रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना, माता पिता की आज्ञा मानना, पूछने पर नाम बताना, घर के छोटे छोटे कार्यों में मदद करना आदि सीख जाता है। दूसरी स्टेज में क्या क्या आपको देखने को मिला कि जो शिशु होता है वह गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है। 2 से 7, 5 वर्ष का जब बालक होता है तब उसे पढ़ने भेज दिया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि गिनती गिनना स्टार्ट कर देता है, रंगों को पहचानने लगता है, वस्तुओं को क्रम से रखने लगता है, हल्के भारी का ज्ञान हो जाता है, कौन सी वस्तु हल्की है कौन सी भारी है, माता पिता का कहना मानना स्टार्ट कर देता है, चरण स्पर्श करना स्टार्ट कर देता है, उनकी आज्ञा मानना स्टार्ट कर देता है। अगर आप कुछ भी पूछ रहे हैं उसका नाम, उसके पिता का नाम बताना स्टार्ट कर देता है। और आपके घर में जैसे बच्चा है तो आपने कुछ भी कहा तो वो आपकी मदद कर देता है, लेकिन वह तर्क वितर्क करने में योग्य नहीं होता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था से जाना जाता है, समझ में आया? दूसरा पॉइंट क्या है, वस्तु स्थायित्व का भाव जागृत हो जाता है, निर्जीव वस्तुओं में सजीव चिंतन करने लगता है, इसे जीववाद कहते हैं। वह निर्जीव वस्तुओं को भी सजीव की तरह कार्य करता है, उससे भी देखते होंगे आप, उसे खिलौना दीजिए तो खिलौने से जब खेलेगा तो उसे बुलाएगा, समझ रहे हैं? वह सजीव चिंतन करने लगता है, वह सोचता है कि यह भी सजीव है, इसीलिए इसे जीववाद कहते हैं। प्रतीकात्मक सोच पाई जाती है, अनुकरणशीलता पाई जाती है, बच्चा अनुकरण करके सीखता है, अनुकरणशीलता पाई जाती। शिशु अहमवादी होता था, दूसरों को कम महत्व देता है, वह अपने आप को सब कुछ समझता है और दूसरों को महत्व नहीं देता। आप चाहे जो कुछ करो उससे नहीं मतलब, वह अपने आप को ही महत्व देगा। तो इसमें आपने क्या क्या पढ़ा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में ये आप एज याद रखेंगे 2 से 7, बस आपको समझ में आ जाएगा क्या लिखना है। रंगों को पहचानना स्टार्ट कर देगा, गिनती गिनना स्टार्ट कर देगा, हल्के भारी वस्तुओं का ज्ञान हो जाएगा, पूछने पर नाम बताना स्टार्ट कर देगा, छोटे छोटे कार्यों में आपकी मदद कर, ये इतना सारा आप लिख देंगे बस हो गया, समझ में आया? तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, इसीलिए इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है, समझ में आया? बस इतना आपके लिए बहुत है। फिर नेक्स्ट तीसरा क्या है, स्थूल मूर्त संक्रियात्मक अवस्था देखेंगे। इस अवस्था में तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है। यहां बच्चा कितने साल का हो जाता है, 7 से 11 के बीच की अवस्था होती है। अब यहां पर बच्चा क्या करेगा, जब 7 साल का बच्चा होता है तब वह तार्किक चिंतन स्टार्ट कर देता है, मतलब तर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन बालक का चिंतन केवल मुहूर्त प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित होता है। जो वस्तुओं से स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहे उनके प्रति वह तार्किक करता है, न कि वह कल्पना करता, समझे? वह अपने सामने उपस्थित 2 वस्तुओं के बीच तुलना करना, कोई भी 2 वस्तुएं जैसे पेन पेंसिल आपने दिया तो वह तुलना करता है, बता देता है कि ये पेंसिल है या पेन है, समझ में? अंतर करना, समानता व असमानता बतलाना, सही गलत व उचित अनुचित में विविध करना आदि सीख जाता है। इसीलिए इसे मूर्त चिंतन की अवस्था के नाम से जाना जाता है। बालक दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष आदि के बताने योग्य हो जाता है।
अब आप अपने मन से दिमाग लगाइए, 7 से 11 वर्ष का बच्चा अगर है तो वह क्या क्या करने लगेगा, वही आप इसमें लिख दीजिए सिंपल सा, कि वह दिन, तारीख, समय, महीना, वर्ष बताना स्टार्ट कर देता है, वस्तुओं में डिफरेंस बताना स्टार्ट कर देता है, अंतर बताना स्टार्ट कर देता है, उचित अनुचित का जानने लगता है, धीरे धीरे दो वस्तुओं के बीच तुलना करना स्टार्ट कर देता है, समानता और असमानता बतलाना स्टार्ट कर देता है। ये चीज़ें आप जानते हैं कि 7 से 11 वर्ष का बच्चा क्या करता है। उत्क्रमणशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पलावटी अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये आप याद रखेंगे। वैसे ये पूछा नहीं गया कि पलावटी अवस्था, लेकिन याद रखेंगे नॉलेज के पर्पज से कि उत्क्रमणीयशीलता पाई जाती है, इसीलिए इसे पलावटी अवस्था के नाम से जाना जाता है। भाषा एवं संप्रेषण योग्यता का विकास इसी अवस्था में हो जाता है। भाषा एवं संप्रेषण, एक दूसरे से बोलना, बतलाना, ये सारी चीजें उसके अंदर धीरे धीरे विकसित होने लगती हैं। चलिए लास्ट क्या है, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था 11 से 15। अब आप इसमें क्या होता है बच्चे में वो आप सब जानते हैं। तो देखेंगे इस अवस्था में संप्रेषणशीलता तथा निर्णय क्षमता विकसित होती है, लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। समझे, यह अवस्था मानसिक विकास की ऊर्ध्वगामी प्रक्रिया की अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति अनेक संक्रियात्मकता को संगठित कर उच्च स्तर के संक्रियात्मक का निर्माण कर सकता है और विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अमूर्त नियमों का निर्माण करता है। बालक में अच्छी तरह से सोचने की, समस्या का समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो जाता है। जब बच्चा 11 से 15 साल का होता है तब वह कोई भी निर्णय लेने के लिए सक्षम हो जाता है, सोचने की शक्ति उसमें आ जाती, तर्क करने की क्षमता पैदा हो जाती, संप्रेषण की भावना और तेजी से जागृत होती। मतलब इसमें आप अभी इससे पहले जो पढ़े उससे ज्यादा इसमें विकसित हो जाता है, ये आप याद रखिए बस। समझ में आया? अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो बात आती है, अब आपने पढ़ लिया है चारों अवस्थाएं, लेकिन इसका शैक्षिक उपयोग क्या है? क्या है शैक्षिक उपयोग? पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का शैक्षिक उपयोग में पहला पॉइंट क्या है? इस सिद्धांत ने बालकों को स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया। बालकों को क्या बल दिया इन्होंने? क्या इससे क्या सीख मिली बच्चों को? कि अपना काम स्वयं जब करेंगे वो कुछ भी, तब ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे। समझ में? पियाजे ने अनुकरण व खेल को महत्व दिया और शिक्षक को इन विधियों से पढ़ाना चाहिए। पियाजे ने क्या बताया? अगर बच्चा अनुकरण करके सीख रहा है तो बहुत तेजी से सीखेगा, और अगर उसे खेल खेल में सिखाया जाता है तब भी वह बहुत तेजी से सीखेगा। इसलिए उन्होंने बताया कि शिक्षक को क्या चाहिए, इन्हीं विधियों से पढ़ाना चाहिए। समझ में आया? सीखने प्रगति न करने वालों को दंड नहीं देना चाहिए। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जो बच्चा नहीं सीख पा रहा है तो उसे कृपया करके दंड नहीं देना चाहिए, उसे खेल विधि या अनुकरण के द्वारा ही सिखाना चाहिए। जब तक वह सीखे ना, प्रयास करते रहना चाहिए, धीरे धीरे अंततः वह सीख जाएगा। इससे पहले आपने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत पढ़ा। उन्होंने कहा, वैज्ञानिक जी ने क्या बताया कि प्रयास करना चाहिए। प्रयास करता है अगर बालक तो वह सीख जाएगा। तो प्रगति ना करने वाले, जो प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, तो उनको लाठी डंडे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नहीं कूट दो खूब। अगर वो कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा तो उसे आप सीट पर बैठा करके खूब कूट दो, मतलब कूटो मत, दंड नहीं देना चाहिए। प्रगति नहीं कर रहा तो उसे प्रयास करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए, वो सीखेगा क्यों नहीं। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया। उसी के अनुसार किसी भी आयु के लिए पाठ्यक्रम निर्माण करना चाहिए। इन्होंने बताया कि पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए। अभी हमने आपको पढ़ाना जब स्टार्ट किया, इससे पहले मैंने आपको पाठ्यक्रम बताया कि इसमें आपको इतने इतने चैप्टर पढ़ने होंगे, तो सबसे पहले पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पियाजे ने बुद्धि का मापन उसके व्यवहारिक उपयोग वातावरण के साथ अंतःक्रिया की क्षमता के रूप में लिया जाता है। बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यवहारिक रूप में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। पियाजे जी ने क्या बताया कि बुद्धि का जो मापन होता है, कोई बच्चा है उसके बुद्धि का मापन, वह वातावरण के साथ क्या क्या क्रियाएं कर रहा है, क्या अंतः क्रियाएं कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग करना चाहिए। समझ में? उसके व्यवहारिक रूप
में वह कौन से प्रयोग कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, उससे जितनी भी संबंधित क्रियाएं हैं उसका उपयोग करके उसका बुद्धि मापन करना चाहिए। फिर 6 पॉइंट क्या है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार चालक और अभिप्रेरणा अधिगम एवं विकास के लिए आवश्यक हैं। एक तो चालक ड्राइव्स और अभिप्रेरणा मोटिवेशन, बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए, मोटिवेशन देते रहना चाहिए जिससे वो काम उनका जो है प्रगति पर रहे, स्लो जैसे ही हो उनको मोटिवेट करते रहिए। अतः शिक्षक को चाहिए कि शिक्षण अधिगम में इसका प्रयोग करना चाहिए। मतलब अभी हमने बताया कि अगर बच्चे को पढ़ा रहे हैं क्लास में आप, तो बच्चों को मोटिवेट करते रहना चाहिए जिससे वो बहुत ही मन लगा करके पढ़ेंगे। मोटिवेट करते रहना चाहिए हमेशा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पियाजे जी के अनुसार सीखना बालक के स्वयं और उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अभी हमने बताया अगर बालक खुद ना चाह रहा हो तो वह नहीं सीखेगा, अगर बालक स्वयं चाह रहा है और पर्यावरण से अंतःक्रिया के द्वारा करना सीख रहा है तो वह सीख जाएगा। समझ में, उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। अतः शिक्षकों एवं अभिभावकों को बालकों के लिए उचित मार्गदर्शन करना चाहिए। पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है, इसलिए शिक्षक को क्या चाहिए, शिक्षकों को चाहिए और अभिभावक को भी चाहिए कि उचित मार्गदर्शन उसका कराते रहें। मतलब उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया के साथ, मतलब पर्यावरण क्या क्या कर रहा है और वह स्वयं सीख रहा है या नहीं सीख रहा, समझ में, इस पर शिक्षकों और अभिभावकों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा महत्व है, कह सकते हैं। 7 पॉइंट हमने बताए, इसमें से कम 4 से 5 पॉइंट आप आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ही ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। फिर आते हैं कुछ हेडिंग्स, टिप्पणी पूछी गई हैं तो उन पर चर्चा करेंगे। विकास के सिद्धांत में इनके महत्वपूर्ण संप्रत्यय क्या क्या थे जो इनकी विकास के लिए इंपॉर्टेंट थे, उन पर थोड़ा फोकस करेंगे, लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे। पहला है अनुकूलन। क्या होता है अनुकूलन? पियाजे के अकॉर्डिंग पियाजे जी ने क्या बताया कि अनुकूलन वह प्रक्रिया है जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। इन्होंने क्या बताया कि बालक जो होता है अपने वातावरण, जो जहां पर बालक रह रहा है, निवास कर रहा है, वह बाहरी वातावरण के साथ अपने को समायोजित करने का प्रयास करता है। एडेप्टेशन होता है अनुकूलन। भाई जहां पर आप रह रहे हैं उसके, अगर आपको अभी बर्फ वाले क्षेत्र में पहुंचा दिया जाए तो आपको 1-2 महीने अनुकूलन अडेप्ट करने में बहुत ही कठिन है, उसके बाद आप एडजस्ट कर लेंगे। तो इसी तरीके से वह बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। यह एक जन्मजात प्रवृत्ति है जिसके अंतर्गत 2 प्रक्रियाएं शामिल हैं। 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? पहली है आत्मसातीकरण, दूसरी क्या है? पहली है आत्मसातीकरण और दूसरी है समाविष्टीकरण। तो पहली देखेंगे आत्मसातीकरण। मूल रूप से आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभवों में सम्मिलित करने की प्रक्रिया है। इसमें जो नई घटनाएं और वस्तुएं हैं उनको वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम में अनुभव है उसमें शामिल करने की प्रक्रिया है। उदाहरण एक दिया गया है, जैसे बच्चे को हाथ में टॉफी रख दिया जाता है, कोई भी बच्चा उसके हाथ में टॉफी रख दिया जाता है, वह तुरंत उसे मुंह में डाल लेता है क्योंकि उसे यह पता है कि टॉफी एक खाद्य वस्तु है, तुरंत इसीलिए मुंह में डाल लेता है कि खाने की चीज है, तुरंत खा लिया। यहाँ बालक ने अनुकूलन के द्वारा खाने की क्रिया को आत्मसात कर रहा, अर्थात पुरानी बौद्धिक क्रिया को नवीन क्रिया के साथ समायोजित करता है। उसे पता है, वह अनुकूलित है, पहले से उसे पता है कि यहाँ यह खाद्य पदार्थ है। समझ में? अनुकूलन की यह प्रक्रिया जो होती है लाइफ टाइम चलती रहती है, जीवन पर्यंत चलती रहती है। समझ में? एग्जाम्पल से। फिर दूसरी क्या है? समाविष्टीकरण, समंजन। इसमें देखेंगे समाविष्टीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूर्व में सीखी योजना या मानसिक प्रक्रियाओं से काम न चलने पर समंजन के लिए ही की जाती है। पियाजे कहते हैं कि बालक आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण
की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन कायम करता है, जिससे रसगुल्ला देते हैं तो बालक क्या जानता है, जिससे बच्चे को रसगुल्ला देते हैं, थोड़ा कट गया है नहीं दिख रहा, हाँ जो भी हो, जिससे बच्चे को अगर रसगुल्ला दिया जाता है तो यह बालक जानता है कि टॉफी मीठी होती है और रसगुल्ला भी मीठा होता है, और अपने मानसिक संरचना में परिवर्तन लाता है और इसमें नई बातें जोड़ता है। टॉफी और रसगुल्ले दोनों अलग अलग खाद्य पदार्थ, जबकि दोनों का स्वाद मीठा है। वह देखिए बच्चा क्या सोच रहा है कि उसे टॉफी दी जाती तब वह जानता है, तुरंत खा लेता है खाद्य पदार्थ। रसगुल्ला भी दिया जाता है तब भी वह जानता है खाद्य पदार्थ, लेकिन दोनों मीठे होते हैं, तो वह आत्मसात करता है कि हाँ दोनों अलग अलग खाद्य पदार्थ हैं। उसे यह पता हो जाता है कि खाद्य पदार्थ तो हैं लेकिन दोनों अलग अलग खाद्य पदार्थ, समाविष्ट करता है उसे। तो आत्मसातीकरण तथा समाविष्टीकरण सभी तभी संभव है जब वातावरण के उद्दीपक बालक के बौद्धिक स्तर के अनुरूप। इन्होंने बताया जब वातावरण का उद्दीपक, जो वातावरण काम कर रहे हैं, वो बालक की बौद्धिक स्तर के अनुरूप होने चाहिए। समझे आप? दूसरा पॉइंट क्या है? स्कीम्स। पियाजे के सिद्धांत का यह संप्रत्यय वास्तव में मानसिक संक्रिया संप्रत्यय का बाह्य रूप है। जबकि मानसिक संक्रिया बाह्य रूप से अव्यक्त होती है, तो इसी अव्यक्त रूप को स्कीम्स कहते हैं। पियाजे ने क्या बताया कि यह संप्रत्यय जो है वो मानसिक संक्रिया संप्रत्यय का बाह्य रूप है। जब मानसिक संक्रिया बाह्य रूप में अव्यक्त होती है तो इस अव्यक्त रूप को ही क्या कहते हैं? स्कीम्स कहते हैं। स्कीमा, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी भी गई है। तो पियाजे के अकॉर्डिंग स्कीमा का क्या अर्थ होता है? ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो। यह संप्रत्यय वस्तुतः संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक प्रचलन के संप्रत्ययों के गहरे रूप से संबंध है। स्कीमा का क्या अर्थ होता है? ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण संभव हो। यह संप्रत्यय वस्तुतः संज्ञानात्मक संरचना तथा मानसिक प्रचलन के संप्रत्ययों के गहरे रूप से संबंध है। समझे? ये कुछ हेडिंग्स थी जो आपको माइंड में रखनी। स्कीम, स्कीमा और स्कीम्स, ये दोनों पूछी गई हैं। 1 नंबर में टिप्पणी आ सकती है। और ये अनुकूलन क्या होता है? बस आत्मसातीकरण और समाविष्टीकरण नहीं पूछा गया है, सिर्फ अनुकूलन क्या होता है पियाजे के अकॉर्डिंग। फिर पियाजे का शैक्षिक महत्व क्या है? इनकी 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? किस एज तक कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है, ये भी याद रखना है। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।